आ जाइए यार, ये लगाना। पानी के गिलास नहीं ला देते? पानी गिलास नहीं है, गिलास तो गिलास भी नहीं है पानी का। वालेकुम सलाम। वो पड़ा हुआ जी। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वकास भाई, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? वालेकुम ठीक है, सलाम। खैरियत। सर आप बताएं। बस सर हंस रहे हैं आप। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन फिर वो पूछता हूँ मैं आ आपसे भी। गई। अच्छा, सेनेट में फिर जी वापस आ अस्सलाम गई वालेकुम फरवा करारदाद। साहब। जी ब्रिगेडियर साहब मैं करता हूँ। फरवा साहब अस्सलाम वालेकुम। खींचा आपने टेबल? पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, ओए रहने दे। नहीं, वो लाइट उस हिसाब से फ्रेम नहीं बन, चेयर आगे करनी पड़ती है आपकी, आपने खींचा। मैंने तो नहीं खींचा। जी अस्सलाम वालेकुम फरवा वहीद। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? कैसी तबीयत है? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। तो वो ना थोड़ा सा लैपटॉप को दूर कीजिएगा फरवा, ये आपका हेड कट रहा है। हेड रूम ठीक है? अब सही है? जी ठीक है। अब हाँ। आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। यार ले आ दे पानी ना, पानी ले आ दे। जी आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम हजूर। सर वकास फलाना अर्ज कर रहा हूँ, खैरियत से? जी बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। चलो कर लो यार फाइनल कर। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का टहरा, मैं हूं वकास वालाना। एक तरफ तो आपको पता है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए हैं, अभी तक उनका इस्तीफ़ा मंजूर तो नहीं हुआ। दूसरी जानिब मौलाना फौज रहमान का भी इंटरव्यू चल रहा है और उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन के अल्तवा के हवाले से सेनेट के अंदर करारदाद मंजूर हुई है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ, यानी उसकी उन्होंने हमायत कर दी है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा करवाया है लेवल प्लेइंग फील्ड केस के हवाले से, जो सुप्रीम कोर्ट में कल उसकी समाअत होगी। उसमें उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के 76% कागजात मंजूर किए जा चुके हैं। पंजाब हुकूमत ने कहा कि किसी को भी हमने नहीं रोका, ना ही किसी किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड इनसे छीनी गई है। ये जवाबात जमा करवाए हैं। तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कितना शोर मचाएगी और अदालत से उनको क्या रिलीफ मिल सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। फिर तीसरा, नून लीग इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। वो इस मुश्किल में है कि उन्होंने अपने लोगों को टिकटें देनी है, सीट एडजस्टमेंट करनी है, या उन लोगों को टिकटें देनी है जो कि 2022 के अंदर टर्न लेकर तहरीक इंसाफ से नून लीग की तरफ आए थे। उसमें बड़ा उनको रिबटल आ रहा है, बड़ा मुश्किल पेश हो रही है फैसलाबाद के अंदर, साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून को, और अभी तक कोई भी हतमी फैसला वो नहीं कर पाए हैं। चौथा जो इस वक्त सबसे बड़ी है कि क्या इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। इस सारे सिनेरियो को देखते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसमें काम को मजीद मुतहरिक रखेंगे। हमारे साथ फरवा वहीद साहबा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब और आरिफ चौधरी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सबका। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज करूंगा। सर, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा उनकी सेहत की खराबी की वजह से कबूल तो नहीं हुआ, इससे कोई इंपैक्ट पड़ेगा या फिर कोई बात नहीं, ब्यूरोक्रेट का होना ज्यादा जरूरी नहीं है, सारे मेंबरान मौजूद हैं, काम चलता रहेगा? जनाब बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया वकास भाई। देखें, ये वही सूरत हाल है जो 2 दिन पहले सेनेट की जो रेजोल्यूशन आई थी 8 फरवरी के हवाले से। बेशक 14 मेंबर थे, लेकिन उसने काफी सिस्टम को और एक बड़ी अनसर्टेनिटी खामखा पैदा कर दी। अच्छी बात है कि अब वो एक और रेजोल्यूशन पेश हो गई है जिसमें इसके खिलाफ जो है वो मामला कहेगा कि नहीं जी 8 फरवरी के इलेक्शन होनी चाहिए। बहरहाल सवाल आपके जवाब का सवाल ये है कि देखें, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन
जी। is like a chief operating officer of an organization. ठीक है, अगर वो नहीं होंगे, एक्टिव नहीं होंगे, अपना फुल अपना सेहत के साथ, हेल्थ के साथ, कमिटमेंट के साथ काम नहीं कर रहे होंगे, यकीनन इदारे की एफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा। बिकॉज वो इतने अरसे से पूरी इलेक्शन की तैयारी में कोऑर्डिनेट करते रहे हैं, तमाम तैयारियां, ये जितने मराहिल से इलेक्शन प्रोसेस गुजर रहा है, तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जी, तो अब देखे ना, अब चले मान लेते हैं कि ही इज नॉट वेल, जिस वक्त कहा भी गया प्रेस रिलीज में कि उनकी तबीयत नासाज है और चंद दिन रेस्ट के बाद वो अपनी ड्यूटी रिज्यूम करेंगे, लेकिन उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। अच्छा, मैं समझता हूं उनको रेजिग्नेशन नहीं देना चाहिए था। नहीं देना देखें, जब एक ऑब्जेक्टिव आपके बिल्कुल सामने, एक नेशनल लेवल का ऑब्जेक्टिव है विच इज सो इम्पोर्टेंट, सो सेंसिटिव, ठीक है ना जी, अल्लाह अल्लाह करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं और अभी भी 30 दिन रहते हैं, तो ठीक सर। 8 फरवरी के इलेक्शन में से पहले आपको, अगर आप इफ यू नॉट वेल, तो बंदा 5-6 दिन छुट्टी ले सकता, वगैरह वगैरह, वो चीज ठीक है, वो हॉस्पिटल में रहे, लेकिन रेजिग्नेशन उनको नहीं देना चाहिए था। बिकॉज इससे एक नेगेटिव वाइब जो है वो क्रिएट होती है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर पता नहीं क्या होगा, कि इतना इंपॉर्टेंट द मैन हु एक्चुअली रन द इलेक्शन कमीशन, ठीक है चेयरमैन साहब ऊपर है, तो एक जब ऑब्जेक्टिव नजर आ रहा है, वो अंग्रेजी में कहते हैं कि यू डोंट हैव टू जंप द बोट, पहली बात ये है, और दूसरी ये है कि आपको ऑब्जेक्टिव नजर आप सामने, आप उस वक्त अगर एट दिस क्रिटिकल मोमेंट अगर आप हट जाएं और तो ये देखें ना, दिस इज नॉट फेयर। और इतने आपको माशाल्लाह आपके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, आपने ओहदा एंजॉय किया है। मैं समझता हूं कि अगर वो उनको रिजाइन नहीं करना चाहिए, रेजिग्नेशन बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, और अगर उनकी तबीयत नासाज है, चलो यार 5-6 दिन कोई बात नहीं, आप रेस्ट कर लें, बट इस वक्त आपका एक कौमी जिम्मेदारी है, एक आईनी जिम्मेदारी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इट्स अ वेरी हरक्यूलियन टास्क, अ मेमन टास्क। आरिफ चौधरी साहब, आपको रेडी टू फेस द चैलेंज। आरिफ चौधरी साहब, आपको लगता है इसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा 8 फरवरी की तारीख के ऊपर, या फिर कुछ भी नहीं है जनाब? देखिए, हर चीज को आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता, खासतौर पे रेजोल्यूशन आने के बाद सीरियस मामला शुरू हुए हैं, और रेजोल्यूशन के साथ किसी पार्टी का खड़े होना एक्टिवली और किसी का इम्प्लाइडली खड़े होना, ये एक ऐसी चीज है कि जो, और प्लस जो सर्कमस्टांसेस बाहर नजर आ रहे हैं कि जो मुस्बत बताया जासूस करने का मंसूबा था, वो पाया तकमील तक पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा। अवाम ने जिस अंदाज में बगावत की है, मैं इसे बगावत ही कहूँगा, अपना डिसीजन अवाम जिस तरह दे रहे हैं, उस सारी सूरत हाल में जिसके साथ जो कमिटमेंट की गई थी नवाज शरीफ साहब के साथ कि उन्हें हम बिल्कुल सीधा सीधा प्लेट में रख के इक़्तिदार देंगे, वो सारी चीजें जब बनती नजर नहीं आ रही, तो मुझे ये लगता है कि इन चीजों को जरा, तीनों चीजों को आपस में देखे मिला के, एक सेनेट की रेजोल्यूशन और एक कमेटी की तश्कील निगरान हुकूमत की तरफ से, और 9 मई के वाकयात की तहकीकात के लिए, और उसके साथ फिर ये इस्तीफे को तो मैं बहुत ज्यादा लार्जर देन लाइफ यानी नहीं मैं इसे कंसिडर करूंगा, लेकिन बाहर से अगर ये सारे सैको समाज में देखा जाए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप ये देखें कि जितनी भी कोशिश हो रही है, हमारी अच्छी ख्वाहिशात के बावजूद हर शख्स ये चाहता है कि इलेक्शन हो, जो भी पाकिस्तान से दिलचस्पी रखता है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी ऐसी कुव्वतें हैं, और वो एक ही कुव्वत है जो हम सब पे भारी है, जिनकी अपनी ख्वाहिश और मंशा ये है कि इलेक्शन जो है वो ना हो, या तो इलेक्शन हो तो ज़ियाउल हक वाले मुस्बत नताइज हासिल हो, और अगर वो नताइज हासिल नहीं होते तो फिर इलेक्शन ना हो। तो इसलिए मुझे ये सारा सिनेरियो जो है वो उसमें क्लाउड्स में लग रहा है, इलेक्शन जो है मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये बहुत सारी चीजें इसमें मिल के ये शुदा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, उनके फैसले के बाद भी आपको ये लग रहा है जनाब उन्होंने तारीख दिलवाई ना? लग रहा उसकी वजह यह है कि वो रिमार्क्स जो है ना, अगर वो सीरियस होते हैं और रिमार्क्स में, तो इस तरह की बात करने की वैसे ही जरूरत नहीं होती। अच्छा, क्या करते वो? सबसे पहले ये चाहिए था कि वो इलेक्शन जो 90 डेज के अंदर नहीं हुआ था, और जो जिम्मेदार थे उन्हें तलब करते और उनके खिलाफ कार्रवाई करते, फिर मुझे उनकी सीरियसनेस का अंदाजा होता। अच्छा। सीरियसनेस की आड़ में किसी एक पार्टी को दबा देना, जिस तरह की सीरियसनेस यही थी कि जनाब उन्होंने कहा पीटीआई ने कि ये आरोप हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि ये वो आरोप है
जो हमारे खिलाफ मानदाना सर कार्रवाई 76% उनके कागजात मंजूर हो चुके हैं। एक जमात कैसे दब चुकी है? यस आरिफ चौधरी साहब, 76% इलेक्शन कमीशन कह रहा है उनके कागजात मंजूर कर दिए हैं, अभी भी कैसे आप किस तरह कह सकते हैं कि एक जमात दब गई? बात यह देखे 76% हो या 90% हो, बात यह है कि जो रोल है उन आरोप का वो तो वाजे हो गया ना। उन्होंने तो तकरीबन 90% लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। और दूसरा यह है कि जिस तरह उन्होंने लोगों को वोट यानी नहीं डालने दिए, अपने कागजात दाखिल नहीं करने दिए, और उस पर रिपोर्ट जो है किसी और की नहीं, पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर की रिपोर्ट है और वो फर्द जुर्म है। मैं समझता हूँ कि उन सारे आरोप के खिलाफ, और मैं ये समझागा उन जिम्मेदारों के खिलाफ कि जिन्होंने उस मसले को समझने की बजाय और उस मसले को हल करने की बजाय 8 फरवरी का नाम लेकर कहा कि जनाब बस ठीक है, जो कह दिया इलेक्शन कमीशन ने वही होगा। हालांकि इलेक्शन कमीशन दुरुस्त नहीं कह रहा था। उस वक्त जो हाईकोर्ट थी वो तैयार थी जुडिशियल ऑफिसर जो है उनको रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर देने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीजें ज्यादादारी से जरा थोड़ी सी हटके मुझे नजर आ रही है। डिजिटल कुछ और है, कहने के कुछ और कहा जा रहा है। फरवा, आपको क्या लगता है, पहले हाई कोर्ट की तरफ तहरीक इंसाफ चले गई, उस पर कहा गया नून लीग की तरफ से कि ये नहीं इलेक्शन चाहते, फिर सेनेट के अंदर करारदाद, उसके बाद सेक्रेटरी का मुस्ताफी होना, और अब या आपको लगता है कि सारे ही सीरियस नहीं है, या फिर चीफ जस्टिस साहब उन्होंने तो पत्थर के ऊपर लकीर कर दी, आरिफ चौधरी साहब कह रहे हैं उनकी सीरियसनेस के ऊपर भी उन्होंने सवाल उठा दिए, तो आपको लग रहा है कि 8 फरवरी को लेकर ज्यादातर लोग सीरियस नहीं है, स्टेक होल्डर? देखिए, पाकिस्तान के अंदर तो शुरू से ही सीरियसनेस की कमी रही है, हमेशा से ही। चाहे वो अब के इंतखाबात हों या 2018 के इंतखाबात हों या उससे पहले हम 90s की बात कर लें या फिर 70s की बात कर लें, तो ये सीरियसनेस तो तभी आएगी जब हर इदारा अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपनी बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए काम करेगा, और इंटरफेरेंस जो है वो उतनी ही होगी जितनी रिक्वायर्ड है। तो टू सम एक्सटेंट यस, इलेक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे ये डाउटफुल है। अगर चीफ जस्टिस साहब ने इसको मेक श्योर किया है, कहा है, बता दिया है, 8 फरवरी की तारीख भी उसके बाद आ गई, तो हम ये कह सकते हैं किसी लेवल पर जाकर के हाँ, कि शायद 8 फरवरी ही वो तारीख है कि जब पूरा पाकिस्तान अपने अंगूठे पर वो स्याही लगाएगा और ठप्पा लगाएगा और उस निशान को वोट देगा जिसको वो चाहते हैं, और फिर वो जमात जीतेगी। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है, जैसे कि आपने सेनेट का जिक्र किया कि करारदाद का पास हो जाना, उस पूरे अगर आप एटमॉस्फेयर को देखें या उस पूरी कार्रवाई को देखें तो यूं लग रहा था कि बड़ी जल्दी में किया गया। यानी उसमें ना कोरम पूरा था और किसी ने ये निशानदेही भी नहीं कराई कि कोरम भी पूरा नहीं है, और उस पर आपने एक करारदाद पेश की और वो हो गई। उसमें से भी 2 लोगों ने अपोज किया। इवन हम मुर्तजा सुलंगी साहब जो कि हमारे निगरान वजीर हैं, उनकी स्टेटमेंट को भी लें तो वो भी कह रहे हैं कि हम इस हक में नहीं है कि इलेक्शंस को डिले हो रहा है। इलेक्शन डिले करने का काम जो है ना, वो बज़ाहिर भी और एज पर लॉ और कवानीन भी वो इलेक्शन कमीशन का है, या इलेक्शन कमीशन ने ये काम कराना है, निगरान गवर्नमेंट ने नहीं कराना है, किसी और ने नहीं कराना। लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई है वकास यहाँ पर कि यूं लगता है कि जैसे ये इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ये किसी को मालूम ही नहीं है, ये सर्टेनिटी है ही नहीं। तो ये जमहूरियत के लिए खतरनाक है। हाँ, इसमें एक चीज जो बड़ी गौर करने वाली है वो ये है कि क्या हम इस पूरी सिचुएशन में अवाम से पूछ रहे हैं, या जिन्होंने ये वोट देना है, जो मेजर स्टेक होल्डर हैं इस पूरे एपिसोड में, क्या वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो या डिले हो जाए? तो उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। नून लीग अगर आज कह रही है कि उनको इलेक्शन से प्रॉब्लम नहीं है, या पीपल्स पार्टी पहले कह रही थी, मौलाना फजल रहमान का भी आपने इंटरव्यू का जिक्र किया कि वो तो शुरू से ही चाह रहे थे, अब बैक चले जाएं पीछे 2-3 महीने पहले, तब भी उनकी कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स थी। इवन 4 महीने पहले भी उनकी इस तरह की स्टेटमेंट्स थी। तो मौलाना फजल रहमान अगर नहीं चाह रहे तो अपने इंटरेस्ट की वजह से नहीं चाह रहे कि अभी हो, और इसकी एक मेजर वजह हो सकता है कि एक देखिए, उनका इंटरेस्ट ये है कि एक खौफ, एक लहर है कि अभी भी एक बड़ी जमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको अभी पूरे तरीके से केटर नहीं किया गया। अच्छा, और ये बड़ा ब्लंट एक हकीकत लेकिन है। लेकिन वो तो कहते हैं कि मेरे ऊपर उनके ऊपर हमला हुआ, उनके लोगों के ऊपर हमला हुआ, अब भी उनके ऊपर खदशात हैं। आज जब वो अफगानिस्तान जा रहे हैं इसी सूरत हाल को लेकर, वो तो और नैरेटिव दे रहे हैं।
देखिए अब हमारी सिक्योरिटी इशू के ऊपर अगर आप कहें ना कि जी सिक्योरिटी इश्यूज हैं और इलेक्शन डिले हो जाएं, तो मुझे कोई एक बंदा सेनेटी के साथ बता दे क्या 2008 में सिक्योरिटी इश्यूज नहीं थे और क्या इलेक्शंस नहीं हुए? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद जब हुई उसके बाद क्या ये फिजा नहीं बन गई कि शायद पाकिस्तान में अब इलेक्शन कब होंगे पता नहीं, लेकिन इलेक्शंस हुए। जरदारी साहब खुद सामने आकर उन्होंने कहा कि इलेक्शंस अपने वक्त पर होने चाहिए। तो जमहूरियत का निजाम तो कभी भी ठप नहीं होना चाहिए। 2013 में हमने देखा कि हम जरबे अज़्म और रद्दुल फसाद जैसी चीजें और फिर बहुत सारे ऑपरेशन चल रहे थे अफगानिस्तान के साथ, हमारी टर्म्स तब भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन हम चीजें कर रहे थे। हम अपने वजीरिस्तान ऑपरेशन को देख लें तो क्या उस वक्त के टाइम पर इलेक्शंस डिले हुए? नहीं हुए। तो ये उजर पेश करना कि सिक्योरिटी इशू है, मेरा ख्याल से सिक्योरिटी इशू पाकिस्तान में उतना नहीं है जितना 2008 में था। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। एक पॉइंट दो दिन पहले मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूं। एक पॉइंट तो जिस तरह फरवा कह रही है कि सिक्योरिटी रिस्क को बनाकर उजर बनाकर मौलाना फजल रहमान का ये कहना जवाब नहीं बनता, लेकिन एक पॉइंट 2-3 दिन पहले मेरे प्रोग्राम में एक शख्स ने रखा, उसने कहा कि जिन इलाकों में सिक्योरिटी खदशात हैं हम इंडियन मॉडल को क्यों नहीं फॉलो करते कि वहां पर तो पूरा पूरा महीना चलते हैं, इलेक्शन चलते हैं, तो अगर वहां पर सिक्योरिटी रिस्क है, बर्फबारी है, वहां पर डिले कर दें, बाकी रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में फौरी तौर पर करवाएं। लोगों को हक से क्यों महरूम किया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों वायलेशन की? Waqas, I want to add one point as well. This is what I was about to say. आप मौसम की भी अगर बात कर रहे हैं तो 2008 में फरवरी में इंतखाबात हुए थे और फरवरी में आज भी, लेकिन इस दफा तो जनवरी में सूरज नहीं निकला फरवा। नहीं, यहाँ पर सूरज किसी और के घर में ना निकला हो एक अलग बात है, लेकिन माजरत के साथ इलेक्शंस जिन्होंने कराने उनको पता है कि इलेक्शंस हो सकते हैं ब्रिगेडियर साहब। देखिए जी, नहीं देखिए 2-3 पॉइंट है। पहले तो ये है कि मैं एक बात मानता हूं कि ये भी एक आपके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। बड़े अगर एक्सट्रीम हालात हो जाए, अल्लाह ना करे कोई बड़े कोई दहशतगर्दी के कोई और ऐसे वाकयात हो जाए जिसमें फिर रियासत भी मजबूर हो जाए, इलेक्शन कमीशन भी मजबूर हो जाए और मौजूदा गवर्नमेंट भी कि ठीक है जी इन जो ट्रबल्ड एरियाज हैं यहाँ पे इलेक्शन फॉर द टाइमिंग नहीं होता, ये बाद में हो जाएंगे। ये बिल्कुल ये एक तरीका है। हमने ये बाकी ममालिक में भी हम सुनते हैं, आपने इंडिया का एग्जाम्पल दिया, यस। लेकिन मैं 2-3 बातें कहना चाहूँ। नंबर एक, ये देखिए मैं मोहतरम अपना चौधरी साहब से एग्री नहीं करूंगा कि इलेक्शन नहीं होंगे। मुझे बताएं कोई एक ऐसा अदारा, आईनी अदारा है जिसकी जिम्मेदारी इलेक्शन, चाहे गवर्नमेंट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, उन्होंने तो बंदे भी सिक्योरिटी के कमिट कर दिए, इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट, इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, किसी ने कहा हो कि जनाब इलेक्शन के बारे में कोई डाउट क्रिएट हुआ? नहीं, नंबर एक। नंबर 2 ये कि जनाब पहले लोगों को था कि अगर एक बड़ी पार्टी पीटीआई अगर वो नहीं होती है इलेक्शन प्रोसेस में, 90% प्लस उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए, तो ये इलेक्शन देल भी शैम इलेक्शन। लेकिन नहीं, मैं कहता हूं कमाल कर दिया हमारे ट्रिब्यूनल ने। 76% अगर नॉमिनेशन पेपर अप्रूव हो गया है तो मैं समझता हूं कि इट इज अ रीजनेबली फेयर। तो ब्रिगेडियर साहब आप ये कहेंगे, अभी आप एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ये इलेक्शन इज गोइंग टू बी फ्री एंड फेयर? नहीं, देखें पाकिस्तान में कभी 100% फ्री एंड फेयर आइडियल इलेक्शन कभी नहीं हुए। धांधली होती है, लड़ाई होती है, मारकुटाई होती है, पॉलिटिकल पार्टी लड़ती हैं, पोलिंग स्टेशन में हमले होते हैं, छोटे मोटे बैलेट पेपर भी उठाए जाते हैं, बैलेट पेपर फाड़े जाते हैं, ठप्पे भी लगाए जाते हैं। इस तरह की तमाम खबरें आएंगी आपको 8 फरवरी को। लेकिन वो टाइम ट्राइंग टू से कि देखिए बांग्लादेश में ऑपोजिशन है ही नहीं, वो क्या इलेक्शन है जनाब जो हसीना वाजिद वहां पे जीत रही? वी आर मच बेटर ऑफ इन द सेंस कि हमारी सारी पार्टीज अब हिस्सा ले रही हैं। इट इज गोइंग टू बी ए गुड कॉन्टेस्ट। हाँ, ये अलग बात है, बांग्लादेश से बेहतर है देता हूं इस एक पॉइंट में। अच्छा, मच बेटर। और दूसरी बात यह कि ठीक है सिक्योरिटी के मामला था, हमें दुआ करनी चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा मुश्किल वाकया हो जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी आज एक बात की है, आप उनकी पार्ट 2 ऑफ द स्टेटमेंट छोड़ गए। उन्होंने कहा कि ये हालात खराब हैं, हमारे थ्रेट है ये वगैरह, लेकिन 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं तो हम उसमें भरपूर हिस्सा लेंगे। बट ऑल क्रेडिट टू बिलावल भुट्टो ज़रदारी। वाहिद सीनियर लीडर है बिलावल भुट्टो, जो के निकल रहे हैं, एग्रेसिव अपनी एक्टिव कैंपेनिंग कर रहे हैं। मैं हैरान हूं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी लीडरशिप खासकर पीएमएलएन वो क्यों नहीं बाहर निकल रहे? दे शुड आल्सो कम आउट। मैं उस पे आता हूं, मैं नून लीग पे भी आता हूं। आरिफ चौधरी साहब, अब बिलावल तो कह रहे हैं कि अगर ओआईसी और अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदादें पास करवाने, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, वो बड़े शोर हैं। आप क्यों शोर नहीं है जनाब? मैं इस वजह से श्योर नहीं हूं कि अभी जो फरमाया जा रहा है कि जनाब
बिलावल तो आ रहे हैं मैदान में, जलसे कर रहे हैं, और क्यों नहीं कर रहे हैं? जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ जो जलसे करना चाहती है उसे जलसे करने नहीं दिए जा रहा है। यानी और एक और चीज देखें, मैं अर्ज करूंगा, ये सारे क्राइम होते हैं जिनसे देखा जाता है। यानी आज जिस तरह की सूरत हाल ये पैदा कर दी गई है कि जनाब तहरीक इंसाफ को रगड़ने के लिए केयर टेकर जिनका ये मैंडेट नहीं है, वो 9 मई के वाकयात की तहकीकात क्यों करना चाहते हैं कमेटी के जरिए? बेसिकली उनका प्लान जो है वो ये है कि वो फौरी तौर पर पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल हो जाए और उसके बाद फिर मामला कहीं और चले जाए। तो बात यह है कि जिनका जो काम नहीं है, एक सेकंड जी फरमाइए, मैं एक अर्ज करूं, फरमाइए क्या ये जो केयर टेकर है इनका ये मैंडेट नहीं है कि इस तरह के काम करें? ये सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए आए हैं। ये अगर फर्ज करो किसी पॉलिटिकल पार्टी पे पाबंदी लगाना है, अगर मुल्क के ऊपर खुदा ना खास्ता मुल्क के ऊपर कोई हमला हो जाए, मुझे आरिफ साहब एक पॉइंट बताइएगा, अगर मुल्क के ऊपर कोई हमला हो जाए, कोई रियासती इदारों की रिट को चैलेंज कर दे, केयर टेकर गवर्नमेंट हो, तो वो गवर्नमेंट जो वो वजीर आजम है इतना खोखला होगा कि वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकेगा, वो सिर्फ इलेक्शन के ऊपर तवज्जो देगा। बिल्कुल एक और आपने बात की है जिसका इसके साथ कतई कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। हमला हो जाना मुल्क के ऊपर एक और बात है, और मुल्क के अंदर ऐसी सिचुएशन पैदा होना कि जिसमें कोई डिसरप्शन हो और मुतनाज़ा बात हो। एक पार्टी जो है वो वाज़े तौर पर ये कह रही है कि हमें दबाने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए ये मैनेज किया गया, अरेंज किया गया, और इसके लिए कोई तहकीकात नहीं हुई अभी तक, कोई वर्डिक्ट नहीं आया किसी आला फोरम से। और इसके अलावा पीडीएम की गवर्नमेंट जो थी वो रही बाकायदा, जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जिसका ये मैंडेट था कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन थी तो वो कार्रवाई करने के लिए वो कर सकते थे। जब उन्होंने कार्रवाई नहीं की, इतना अरसा गुजर गया है, मामला चालान तक अदालतों में दाखिल हो गए। इस सूरत हाल में एक यानी केयर टेकर आके कहते हैं कि जी हम TORs अपने बना रहे हैं और उसमें वो कह रहे हैं कि जनाब हम इसकी तहकीकात करना, वो किस लिए तहकीकात करना चाहते हैं? निगरान वज़ीर आज़म का भी हालिया अभी आज ही इंटरव्यू था, उन्होंने कहा कि हम उन लोगों को पकड़ेंगे जो इसके जिम्मेदार हैं, पूरी पार्टी को ना ही हम नुकरे लगाना चाहते हैं और ना ही उसको खत्म करना चाहते हैं, बल्कि वही लोग इस कमेटी में भी होंगे जो वाकई असल में जिम्मेदार हैं। वो कोई भी हो सकता है। वो जिम्मेदार किसे ठहराना चाहते हैं? इमरान खान को ठहराना चाहते हैं, वो शाह महमूद कुरैशी को ठहराना चाहते हैं, और वो जिम्मेदार नहीं सारी की सारी अव्वल दर्जे की जो उनकी लीडरशिप है उसे करना चाहते हैं, इसमें रगड़ना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बाकी क्या पार्टी रह जाती है? ये उनका कहना सबको समझ आ रही है। इसके अलावा यदि आप ये तो मंसूबा पहले से चलता आ रहा है। एक बात कि आज तक किसी ने नोटिस लिया है कि वजीर दाखिला उस वक्त के जो थे, जिन्होंने जब वाकयात हुए ये गिरफ्तारी के लिए गए और सिविल फोर्सेस जो थी वो ना गिरफ्तार कर सकी इमरान खान को, तो उन्होंने ये कहा कि इनका मक्कू ठप दिया गया है। और मक्कू ठप देने का मतलब ब्रिगेडियर साहब और मेरे बाकी दोस्तों क्या है कि इनका पूरा बंदोबस्त कर दिया गया है, और वो मक्कू यह ठपा गया था कि इस तरह की सूरत हाल में करो कि जिस तरह मौलवी साहब ने किसी को मरवाना हो तो वो मस्जिद में खड़ा हो जाता है कि जनाब ये बंदे ने मस्जिद की तौहीन की है। यानी आज तक किसी को ये मौका ही नहीं दिया जा रहा कि वो तहकीक कर सके और इसको डिटरमिन कर सके कि क्या पाकिस्तान के लोग इस हद तक गए गुजरे हो गए हैं कि वो अपनी यानी फौज के खिलाफ लड़े। ऐसा नहीं है, और ना ही मैं ये चाहता हूं कि इस तरह का कोई वर्डिक्ट कोई लाने की कोशिश करे। पाकिस्तान के लोग अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। इन्हें जबरदस्ती किसी के मफाद की खातर यानी हुब्बुल वतनी से दूर ना किया जाए, और इनके खिलाफ इन्हें इनकी किसी भी ऐसी बात को जो अगर फर्ज करो कि ये एहतजाज भी हुआ है, उस एहतजाज की लिमिट्स देखें, उसके खिलाफ कार्रवाई। और GHQ और जिना हाउस पे जिन्होंने हमला किया वो एलियंस थे, पाकिस्तानी लोग नहीं थे। बात यह कि ये डिटरमिन कर लेना जिना हाउस पे। अगर आपको कल अगर तहकीकात होगी तो पता ये चलेगा कि खुद आपकी पुलिस और आपके वो लोग जिनके बेनिफिशियरी इसका कौन था। बेनिफिशियरी PTI तो नहीं थी, इसके बेनिफिशियरी थे PTI ये नून वाले जिन्होंने ये जो चाहते थे कि इनका मक्कू ठपे। तो हजूर मक्कू ठपने वालों की तो तहकीक आप कर नहीं रहे, और उनके खिलाफ इस पे बता दीजिएगा ये मक्कू जो ठपा है
ये उन्होंने खुद ठपवाया है या फिर इन्होंने ठपा है? और दूसरा, तहरीक इंसाफ के 76% अगर कागजात मंजूर हो गए, साथ ही 9 मई के ऊपर उन्होंने कमेटी बना दी, तो तहरीक इंसाफ के पास जवाब है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड अभी भी नहीं दी जा रही? अच्छा, मैंने आरिफ चौधरी साहब की बिल्कुल उनकी आवाज मुझे नहीं आई, तो मुझे नहीं पता उन्होंने आपके सवालात के क्या जवाब दिए। अच्छा, ये ये प्रोड्यूसर्स जो ने देखे। आपने सवाल किया है, मैं इस पे जवाब दे देती हूँ। देखिए, वो कहते हैं कि तुसी हीला करो, मैं वसीला करना वा। अच्छा। आप पहल करें, मैं आपको अंजाम पहुंचाता हूँ। सही। तो मुझे लगता है इस तरह की स्टोरी है। तहरीक इंसाफ ने नो डाउट बहुत एक्सट्रीम एक कदम लिया था 9 मई को, और उन 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 उस कदम में जो जो लोग मुलव्विस थे उनको पकड़ा भी है। और उनमें से कुछ लोगों ने, अभी आपने देखा कि सनम जावेद भी उनमें से एक है। आई स्टिल रिमेम्बर हर वीडियो, कि जब वो वहां से निकल रही थी या टुवर्ड्स वो जा रही थी जी, जिना उसकी तरफ। जी। एग्जैक्टली। तो शी वॉज मेकिंग अ वीडियो, और वो सोशल मीडिया पर वो पोस्ट कर रही थी साथ साथ, तो शी वॉज वेरी एक्टिव। अलॉन्ग विद हर बहुत सारे और भी लोग एक्टिव हैं। मुझे ये लगता है एज अ सहाफी कि देखिए, हर इदारे को, अगेन, हर इदारे की एक हुदूद होती है और उसमें से बाहर नहीं आना चाहिए। तहरीक इंसाफ बाहर आ गई थी। माजी में बहुत सारी पार्टीज के साथ ज्यादतियां होती रही हैं। क्या पीपल्स पार्टी के साथ कम ज्यादती हुई है, या नून लीग के साथ 2017 में कम ज्यादती हुई है? लेकिन उसके बावजूद किसी ने ये इंतहाई कदम नहीं उठाया। अब जब 9 मई को उन्होंने वो ये कदम उठा लिया, तो उसका कुछ तो करना है ना। आपने कुछ सजा तो देनी है, ताकि जो आने वाले लोग हैं उनको ये बात बावर हो कि भाई, हम अगर इतने एक्सट्रीम एंड पे जाएंगे तो ये पाकिस्तान है, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। यहां पर फिर इस तरह का रिएक्शन भी आएगा। लेकिन एक चीज को वकास रीड इन बिटवीन द लाइंस है, वो ये है कि आप मौका ना दें। मैं ज्यादा कसूरवार इसमें सियासतदानों को इसलिए थोड़ा समझती हूं कि उसकी वजह यह है कि अगर मिल बांट के आप आपस में बात कर लेते, या 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वक्त के चेयरमैन जाकर मामला ना तय करते, तो शायद ये ना सिचुएशन ऐसी होती, ना 9 मई जैसा वाकया आता, ना ऐसी नौबत होती। तो लोग अपना अपने डिसीजन को खुद उनका ख्याल रख सकते, और फिर पार्टीज को भी पता होता कि हमने काम करके वोट लेना है, ना कि खुशामद करके। तो एक तो बात बड़ी क्लियर हो गई, ये तो हुआ नहीं। तो आज हम 9 मई के ऊपर जो बात कर रहे हैं, आपने कहा कि ये जो मुक्कू ठप्पा है, ये उनकी वजह से देखिए, ये पीटीआई का सरासर इसमें कसूर है। कसूर है। मैं मानूंगी इसमें कसूर है। आपने कहा एलियंस, ये वही लोग हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो एक्टिव हुए थे, और जिनको लगता था कि वो इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। इनकलाब ऐसे नहीं आते हैं, ठीक। इनकलाब वोट की ताकत से आते हैं। आप भी जमहूरियत पे अगर यकीन रखते हैं, और मैं भी जमहूरियत को पसंद करती हूँ, और वकास भी करते हैं, और आपकी प्रोडक्शन टीम भी करती है, और हम सब पाकिस्तानी हैं, तो फिर मेरा ख्याल से कि हमें अगर कुछ एलिमेंट्स को एलिमिनेट करना है फ्रॉम द सिस्टम, तो वो थ्रू डेमोक्रेसी ही होगा। वरना फिर आप आ जाएं, बुला लें किसी को, पाकिस्तान वैसे भी चलता रहा है, फिर चल जाएगा। लेकिन अगर आपको यही सिस्टम चाहिए, तो फिर उसका नतीजा 9 मई जैसा नहीं होना चाहिए, या वो हरकत 9 मई जैसी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब हम 9 मई को जिक्र कर रहे हैं, कमेटी बन गई है, इस पे सारा कुछ हो गया है, और 76% का आपने जिक्र किया। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि उनको लग रहा है कि वो 76% जो इलेक्शन कमीशन ने बताया कि कागजात मंजूर हुए हैं, उसमें उन लोगों के नाम नहीं हैं जो फेस ऑफ द पार्टी है, जिसमें उनके साबिक चेयरमैन भी हैं, जिनमें और भी लोग शामिल हैं। तो ये एक उनके लिए तकलीफ दे चीज है कि जिनके नाम पर हमें वोट मिल रहा है, या जो बिग गन्स हैं, बिग गिग्स हैं, वो इलेक्शंस में मौजूद नहीं है। और यही मेरा ख्याल से इस बार की एक एफर्ट है टू एलिमिनेट और ओमिट देम फ्रॉम द करंट सिचुएशन एंड इलेक्शंस, तो जिसमें मुझे लगता है कि बहुत हद तक जो है वो कामयाबी लेकिन हासिल क्या हो गई आपको है। लगता है कि उन्हें ये तकलीफ होनी चाहिए? क्योंकि वो तो आज तक यही कहते। जी जी जी। 9 मई के बाद एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई है, जिससे नून लीग को भी इस वक्त मुझे लगता है कि उनको भी तशवीश है। वो ये है कि लोग शायद नून लीग को या किसी और जमात को इसलिए वोट नहीं डालेंगे कि वो उनको डालना नहीं चाहते, लेकिन उनको लगता है कि इस पूरे सिनेरियो के पीछे अगर नून लीग ने भी वही काम करना है, लाडला प्लस बनने का, जो पहले लाडला बन चुके हैं उन पे वो इल्जाम आते थे, तो फिर हमें किस चीज का सवाब है, किन नफलों का सवाब है? ठीक। तो हेट्रेड को हमें ज्यादा परवान नहीं चढ़ाना, लेकिन विद इन द सिस्टम या प्रेमिसेस ऑफ वो बिल्डिंग कहते हैं, या बाउंड्रीज में रहकर, आई थिंक वी नीड टू करेक्ट दिस और दिस सिस्टम, और हमें इन चीजों को रेक्टिफाई करना है, सो दैट कि 2024 के इलेक्शन थोड़े से
2018 से मुख्तलिफ हो जाए। अगर खुदा ना ख्वास्ता नहीं होते, उस वक्त आरटीएस बैठ गया था, अब लेट जाएगा, तो आई डोंट थिंक सो कि इसके बाद जो इलेक्शन होंगे पीपल वुड एक्सपेक्ट एनीथिंग। मैं ब्रिगेड साहब आपसे पहले आरिफ चौधरी साहब, ये हीला कर वसीला कर वही तहरीक इंसाफ ने किया, उन्होंने हीला किया तो वसीला तो फिर करना बनता था। मैं फिर एक ब्रेक लूंगा जी। देखिए, मैं नहीं, हीला और वसीला जो है ना, मैं समझता हूं कि आज भी बाकायदा कमीशन बनाया जाए, जुडिशल कमीशन, वो तहकीकात करे कि ये सारे वाकयात क्यों हुए और कैसे ये सारा कुछ मैनेज किया गया। अगर उसमें जो रिस्पॉन्सिबल हो उसको सजा दी जाए, लेकिन पार्टी के यानी लीडर्स को यानी एलिमिनेट करना ये कोई इलाज नहीं है। ये और खास तौर पे वो लीडर जो जेल में थे, यानी दुनिया भर में ये असूल है कि अली भाई की प्ली होती है कि मैं मौके पे मौजूद नहीं था। यहां बिल्कुल उसके उल्ट जा रहा है कि एक शख्स या दो शख्स जो नहीं थे, सारी की सारी स्कीम और प्लानिंग सारी की सारी उनके जिम्मे यानी डाली जा रही है। इस तरह नहीं होता सर। दो चीजें होती है ना, एक तो मौके पर मौजूद ना होना, लेकिन दूसरा मशवरे के अंदर होना, प्लानिंग के अंदर होना, वो भी तो केस होता है ना। मशवरे के साबित करने के लिए बहुत जरूरी एविडेंस होती है। जुल्फकार अली भुट्टो वाला केस आज तक एक स्याह दाग के तौर पर मौजूद है, चूंकि वो मशवरे वाली 109 वाली बात थी, तो उसमें एविडेंस ज्यादा शदीद आपको चाहिए, ज्यादा सख्त चाहिए, करबोरेटिव चाहिए। फरवा, इस आप क्या तरह कहना नहीं होता कि आप ऐसे ही कह दें किसी को, यानी इंसिनुएट करके कह दे कि जनाब वो चुके थे तो उन्होंने यानी वहां से बैठे ही सब कुछ कर लिया। आप तहकीकात करेंगे तो आपको पता चलेगा, उसके बाद सजा दे जो भी है जिम्मेदार है। लेकिन ओवरऑल पूरे मुल्क के अंदर इस तरह की बर्बरियत करना, ये कोई जवाब नहीं है। फरवा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं ब्रेक लेना, घरों में दाखिल हो जाए। आरिफ साहब बहुत सीनियर हैं, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट एक सिर्फ लाइन कहना चाहती हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम पर्सनालिटीज को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं। मैं रीसेंट एग्जांपल नवाज शरीफ की कोट कर लेती हूँ, एलिमिनेट नहीं हुए। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि जब इमरान खान, माजरत के साथ मैं शायद पता नहीं नाम ले सकते अभी भी कि नहीं, लेकिन जब गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जब वो वापस आए और कौम से खिताब किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो होगा जब आप मुझे पकड़ेंगे तो रिएक्शंस तो आएगा। तो आप मौजूद ना हो मौके पे एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन आप इंस्टिगेट कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, ये भी आपको ये वही रात थी जब गुड टू सी हुआ था। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और गुड टू सी करते हैं और पूछते हैं कि नवाज शरीफ साहब दिल बड़ा करें और मुल्क के अंदर सदर ममुलकत बने, ये वजीर आजम का खेल छोड़ दें। कौन कह रहा है? मुशाहिद हुसैन सैयद कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? ब्रेक के बाद पूछते हैं। एक बार फिर से खुशामदीद ब्रिगेडियर साहब। ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने नवाज शरीफ का दिल छोटा देख लिया, जो उन्हें कह रहे बड़ा करें और सदर बन जाएं, वजीर आजम का चक्कर छोड़ दें।
मैं पहले सिर्फ एक बात कर लूं क्विकली, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। और ये आपने बड़ा ही जबरदस्त और अहम सवाल आपने भी रेज किया प्रोग्राम में, और मैं खुद बड़ा हैरानी से देख रहा था कि ये मुशाहिद साहब ने क्या बातचीत किया सारी। देखें, मैं सिर्फ ये कहना ये चाह रहा हूँ कि 9 मई को सुपर रेड लाइन क्रॉस हुई थी, और बिल्कुल रियासत के इदारों का मूड बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि उनमें जो लोग हैं 100, 150, 200, 300, उन्होंने उन लोगों को छोड़ना नहीं है, चाहे वो बड़े लोग हों पार्टी के 100-150 से छोटी ज्यादा लीडरशिप हो। अच्छा, जी जी, हाँ जी, 102 के तो मिलिट्री कोर्ट्स के हम फिगर सुन रहे हैं ना, जो काफी अरसे से फिगर आ रहा है, जो मिलिट्री कोर्ट्स में जिनका मामला चल रहा है, और इसके अलावा बाकी जो ATC में है, ये बाकी केसेस हैं। तो ये तो, लेकिन मैं एग्री करता हूँ चौधरी साहब से कि ये कमेटी अगर बननी थी या कमीशन बनना था, ये पहले बनना चाहिए था। आई डोंट नो इन्होंने क्यों लेट दिया, लेकिन बहरहाल ये अपना गवर्नमेंट की और रियासत का फैसला है। इंपॉर्टेंट चीज देखें जी, मुशाहिद हुसैन साहब का आपको मालूम है कितनी दहाइयों से हम उनकी सियासत देख रहे हैं। एक उनका एक मकाम है, एक स्टेचर है इस्लामाबाद में, वेरी वेल इन्फॉर्म्ड और बहुत लिंक्ड अप आदमी है। उन्होंने मेरा ख्याल आज नवाज शरीफ साहब को ये मैसेज दे दिया है कि जनाब आप ये प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए अपना जहन ना बनाएं, जो कि हम थ्रू सुनते आ रहे हैं कि जी 4th टाइम वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, ठीक है ना, जैसे इट इज अ फोरगॉन कंक्लूजन। तो आप सदारत प्रेसिडेंसी की तरफ आपकी नजरें होनी चाहिए। अब बात यह है कि मैंने आज भी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है कि देखें, प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए इस वक्त जो पाकिस्तान के गंभीर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं और इंटरनेशनल लेवल पे जो मामलात हैं, ये IMF और ये तमाम चीजें, we need now a prime minister who should be young, who should be dynamic, who should be active. और इतने stresses and that go with this job, इतने stresses and that go with this job कि मेरा ख्याल है, मैं तो बल्कि तायद करता हूं जो अपना ने कहा मुशाहिद साहब ने कि नवाज शरीफ साहब अगर उनकी किस्मत पे अल्लाह ताला ने प्रेसिडेंसी रखी है तो जाएं, वो भी 5 साल प्रेसिडेंसी बैठे। सेडेंटरी लाइफ है, इजी लाइफ है, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, और ट्रिप्स अब्रॉड भी हो जाते हैं, और आपके मिलिट्री सेक्रेटरी भी है, पूरा स्टाफ भी है। यंग टैलेंटेड कौन है बिलावल? मेरी बात सुनिए। देखें, मैं अभी एक जुमला बोलने वाला हूँ, और वो ये है कि मैं काफी अरसे से मुझे ये ख्वाब में आ रहा है, क्लियर नहीं है, कि जो 23 मार्च 2024 को जो सदारती बग्गी होगी, जिसमें आगे प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड होते हैं, 6 घोड़े होते हैं, पता ही आपको, जो हमारी मेन सदारती बग्गी है, प्रेसिडेंट्स कोच, उसमें प्रेसिडेंट साहब आते हैं परेड को रिव्यू करने के लिए अलॉन्ग विद द मिलिट्री सेक्रेटरी। तो इस मरतबा 23 मार्च 2024 को कौन होंगे? सर, ये आपको जो ख्वाब आ रहा है, ये रात के टाइम आ रहा है या दिन के टाइम, अगर कोई नैप लेते हैं तो उसमें आ रहा है? मैं तो कई मरतबा ये चीज सोचता हूँ कि यार ये अल्लाह ने किसकी किस्मत में लिखा हुआ है। क्या नवाज शरीफ साहब होंगे, क्या जरदारी साहब होंगे, क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे, या फिर कोई और सरप्राइज होगा? सो ये देखें, कल सुबह क्या होना है ये अल्लाह बेहतर जानता है, किसकी किस्मत में क्या लिखा अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मैं आज एक क्विकली एक बात कह दूं, मुझे आज अफसोस भी हुआ। देखें, हम मिफ्ता साहब को, मैं PMLN के बारे से बात करूं, हमारी मेन स्ट्रीम बड़ी मेजर पॉलिटिकल पार्टी है जनाब, इतनी दफा पावर में रही है। मुझे ये बताएं, हम मिफ्ता साहब के बारे में वो उनके नेगेटिव रिमार्क कितने अरसे से सुन रहे हैं, वो एस्ट्रेंज्ड हैं, डिसइल्यूजन्ड हैं, डिस्पोंडेंट हैं विद द पार्टी। फिर उसके बाद शाइख खान अब्बासी साहब, फिर जुबैर साहब अभी चंद दिन पहले मैदान में आ गए, वो भी बड़े नाखुश नजर आ रहे हैं, नाराज नजर आ रहे हैं। आज सरदार मेहताब अब्बासी साहब के साबिक KP गवर्नर, इतने सीनियर लीडर है PMLN के, मैं वकास भाई, उन्होंने जो आज बातें की हैं, उन्होंने कहा कि ये पार्टी, उन्होंने कहा ये PMLN अपने आखिरी सांसों पर है। उन्होंने कहा कि PMLN के जो लीडरशिप है उनको इक्तदार का इस वक्त है वो ये जो नून लीग के इंतखाबात, जी सुनाइए। उन्होंने कहा वो ये हद तक कहेंगे कि उनको पाकिस्तान के इंटरेस्ट के साथ कोई गरज नहीं है, सारा ये पावर का खेल है। तो मैं ये समझता हूँ PMLN की ये 4-5 सीनियर मोहतरम लीडर जिनकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वेरी रिस्पॉन्सिबल सेन लीडर, और चौधरी साहब तो पहले वो नाराज हो गए थे। आई डोंट नो व्हाई PMLN से ये क्यों लोग इतने नाराज हो गए हैं, जो कि PMLN के मेन स्टॉलवर्ट्स थे। मैं बस यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ। आरिफ चौधरी साहब, आपको क्या लगता है सर, ये जो मशवरा दिया है मुशाहिद हुसैन सैयद ने, सही मशवरा है? नवाज शरीफ को इसके ऊपर गौर करना चाहिए, और जो ब्रिगेडियर साहब को ख्वाब आ रहे हैं 23 मार्च की परेड में, उस बग्गी पे आपको कोई ऐसा ख्वाब आए? देखिए, बात यह है कि ब्रिगेडियर साहब के ख्वाब, चूंकि ये मेरे दोस्त हैं और मैं समझता हूं कि
इनके ख्वाब ऐसे नहीं है, बड़े इन्हें चूंकि बड़े अच्छी नींद, ये गहरी नींद सोते हैं तो इसलिए इन्हें अच्छे ख्वाब आते हैं। मैं आपको हकीकत ये बताऊं कि ये दरअसल इसे यूं ना लिया जाए कि उन्होंने ऐसे ही मशवरा दिया। मुशाहिद हुसैन जो है वो अरबाब बस्तो कुशाद से उनके बहुत गहरे ताल्लुकात हैं जी। इस वक्त जो सूरत हाल है वो किसी भी को भी जो इनसाइडर है उसे नजर आ रही है कि ये जो आपकी पीडीएम साबका और इस वक्त सिर्फ मुस्लिम लीग नून जो है, इसके हालात बनते नजर नहीं आ रहे। एक तरफ रख दे पीटीआई को या उसकी क्यादत को या उसकी पॉपुलैरिटी को एक लम्हे के लिए बिल्कुल नजरअंदाज कर दे, लेकिन अगर उन्हें एक तरफ करके भी सूरत हाल इनकी बनती नजर नहीं आ रही, उसकी वजह यह है कि जो इनसे तवक्कुआत, कुछ इनकी तवक्कुआत थी और कुछ इनसे तवक्कुआत इनको लाने वालों की हैं और थी, वो दोनों आपस में कोइंसाइड नहीं कर रही। मसलन सबसे पहली बात जो इस वक्त सीट एडजस्टमेंट का मामला जो है वो छोटा सा मसला नहीं है इस वक्त नून के सामने, बहुत बड़ा मसला है। उसकी वजह यह है कि काफी सारे लोग जो थे जो बराह रास्त पीटीआई को छोड़कर आए थे इनके लिए मुक्तदरा के उसमें आए थे पहलू में, तो वो अपने तौर पर एक अपना इस्तेहकाक समझते हैं कि उन्हें एडजस्ट किया जाए। अब उनकी एडजस्टमेंट अगर करते हैं तो अपने इनके लोग बहुत सारे नाराज हो जाते हैं। इसके अलावा पीडीएम के अंदर जो इत्तेहाद रहा उसमें बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी उम्मीदें उनकी वाबस्ता की गई, बहुत सारे वादे किए गए, वो पूरे होते हैं तो फिर भी इनका काम नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि बड़ा भी तीर मारे तो ये पंजाब से बाहर नहीं निकल सकते, कहीं इनकी दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही। पंजाब में भी वोट बैंक जो है आप देखें कि वो इस तरह का इनका जो नजर आता था किसी जमाने में, अब वो बात नजर नहीं आ रही। तो ऐसी सूरत हाल में उन्होंने एक हकीकत पसंदाना मशवरा दिया है कि जनाब आपने अच्छा खाना खाना है, आपने टर्किश कबाब खाने हैं, आपने मजे करने हैं और उसके लिए आपको सरकारी डॉक्टर चाहिए, तो उसके लिए बेहतरीन जगह जो है वो प्रेसिडेंट हाउस है। आप छोड़े इसको, ये तो कांटों की सेज है ये जिससे आपको बार बार चुके होगा वही, अगर बन भी जाते हैं तो महीने चंद गुजरेंगे फिर वही कैफियत होगी, वही उन्होंने कहा ना कि चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर कौन सा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाना है, फिर आपने बाहर निकलकर गुलेल भी वही है, हाथ भी वही है। और लेकिन सर आपको नहीं लगता कि जो 16 माह कुर्बानी दी उनके छोटे भाई ने, उस पर पानी फेर दिया मुशाहिद हुसैन के इस बयान ने? मैं फिर फरवा साहब देखिए जी, वो कुर्बानी ही तो असल कुर्बानी है, उन्होंने इनकी कुर्बानी दी है नवाज शरीफ साहब की, यानी उन्होंने कुर्बानी ले ली अपने भाई से। अच्छा। अपने 16 या 18 माह के इक्तदार के लिए उन्होंने जो बयानिया था बड़ा मजबूत भाई को कुर्बान किया, ये वो बहुत मजबूत बयानिया था, वोट को इज्जत दो वाला, और बहुत सारी मैं समझता हूं कि लोग काफी ज्यादा इनके साथ भी थे और काम भी इनके ऐसे मुस्लिम लीग नून के थे जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन जो था वो इनके लिए बहुत आसान हो सकता था। ऐसी नहीं बात कि मुस्लिम लीग जो थी इन्होंने काम नहीं किया था, भाई ने आकर वो सारे का सारा बेड़ा गर्क कर दिया। उसकी वजह यह है कि भाई जो है वो अब भी भाई इस अंदाज में लगा हुआ है कि बड़े भाई जो है उनको डिस्क्रेडिट किया जाए, बजाहिर जो मर्जी वो कहे। अच्छा, लेकिन वो कोशिश यही कर रहा है कि जनाब देखें। ठीक है फरवा साहब, आप बताइएगा जो मुशाहिद हुसैन सैयद ने बोला उस पर ब्रिगेडियर साहब को तो ख्वाब आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो ख्वाब नून लीग के लोग प्राइम मिनिस्टर चौथी बार वजीर आजम देखना चाह रहे हैं नवाज शरीफ को, उनके ख्वाब भी चकनाचूर और उनकी नींदें भी हराम? ऐसा ये ख्वाबों का भी काफी जिक्र हो रहा है। ब्रिगेडियर साहब पहले तो मंजूर बसान साहब के ख्वाब मशहूर थे अब मुझे लगता है अब ब्रिगेडियर साहब के होंगे अब ब्रिगेडियर साहब के मशहूर हो जाएंगे। लेकिन अलबत्ता मुझे लगता है ये जिस तरफ मुशाहिद साहब ने निशानदही की है, उन्होंने शायद, मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा उसको मिसरीड कर रहे हैं। वो ये है कि फॉर्मूला तकरीबन तय पा चुका है और उसमें नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, उसमें शहबाज शरीफ साहब ही प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो उन्होंने इस तरह इशारा किया। किसने फार्मूला दिया? ये देखिए फॉर्मूलाज बनते हैं और ये फॉर्मूला जाहिर है कि मैं तो नहीं देती हूँ। अच्छा। लेकिन ये फॉर्मूला बड़ी हद तक क्लियर हो चुका है, अब उस पर बस स्टैंप लगना बाकी है, तो उसके लिए उसको मैनेज किया जा रहा है। अलबत्ता नवाज शरीफ साहब पीछे बैठकर सिस्टम को चलाने के ख्वाह हैं और वो काफी अरसे से थे। इवन जब वो लंदन से पाकिस्तान आए हैं फ्लाइट पकड़कर, तो तब भी वो ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे कि नाउ ही डजंट वांट टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। हाँ, अलबत्ता चूंकि वोट उनके नाम पर पड़ता है
तो इसलिए उनका स्क्रीन पर होना बहुत जरूरी है। सेकंड चीज ये है कि मुशाहिद साहब ने जो निशानदेही की है उसका एक मतलब ये भी नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि हमें ये पता है कि कुड बी पॉसिबल कि प्राइम मिनिस्टर नून लीग का हो और प्रेसिडेंट जो है वो जरदारी साहब भी हो सकते हैं, तो वो फिर मौलाना इस फजल फॉर्मूले रहमान के साहब भी ख्वाहिश हैं। अल्केमिस्ट जो हैं वो जरदारी साहब भी हो सकते हैं, जो आप फॉर्मूला बता रही हैं, हो हाँ सकता है। बिल्कुल हो सकते हैं, अगर पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में कुछ अच्छी खासी जगह बना लेती है और सिंध अपने हाथ से जाने नहीं देती है और नून लीग भी पंजाब ले लेती है और केपी जो है वो या तो किसी को मोहब्बत में दे दिया जाता है या फिर वहां पर कोई डैमेज मिल जाता है और फिर वो पार्टीज मिल बांट के कुछ कर लेती है, तो मेरा ख्याल से अच्छा, मैं एक आपसे बड़ा आपकी राय पूछूंगा, व्हाई नॉट नवाज शरीफ चौथी बार? क्या क्या लगता है कि क्या मजबूरियां या वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से ये फॉर्मूले में उनका नाम नहीं आ सकता? नहीं, जो मुझे जहां तक इंफॉर्मेशन है, जो जो लोग बता रहे हैं नून लीग के ही कुछ दोस्त, उनका कहना यह है कि नवाज शरीफ साहब की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो उनकी सेहत है। तो ही डजंट वांट टू टेक एनी स्ट्रेस एनी मोर, क्योंकि हमने देखा है जब जी जी। अपने मिनिस्टरशिप में थे तो वो बहुत सारे फैसले नहीं कर रहे थे खुद से, तो वो ही वाज लुकिंग फॉर सम असिस्टेंट, तो वो ऑलरेडी सिस्टम से जाना चाह रहे थे। तो अभी भी ये फॉर्मूला है, उनकी बेटी भी एक बहुत बड़ा आंसर है कि ही वांट्स टू प्रमोट हर। तो जाहिर है कि मरीम नवाज साहिबा को अगर तैयार करना है, इम्पैक्ट लाना है, और शहबाज शरीफ साहब का इन्होंने बोला 16 महीने तो बाकरती बेशक कर दिया होगा, अवाम का भुरकस निकला है, लेकिन एक चीज उन्होंने सेट की है वो ये है कि ये उन्हीं की बदौलत है कि मियां साहब रेड कार्पेट लेकर बाहर से खुद साख्ता जिलावतनी काट के यहाँ आए हैं, ये उनकी भाई की ही काविशें हैं। तो उन्होंने सियासत जो कुर्बान की है, सियासतदान जब सियासत कुर्बान करता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, वो लेता है, वो ले रहे हैं, वो लेंगे। ठीक, ब्रिगेड साहब, आपको क्या लगता है ये अगर नून लीग डिवाइड हो जाएगी इस इलेक्शन में जो टिकटों की तकसीम के हवाले से? देखें, आज जो मैं फिर हो गई दोबारा है कह रहा हूँ तकरीबन। कि उनके सीनियर लीडर ने बात की कि जनाब अभी टिकटों की अनाउंसमेंट होने दे 2 दिन में, फिर आप देखते हैं क्या होता है। क्या होता है? और इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग स्टेटमेंट जो मेहताब अब्बासी साहब आज लाइव प्रोग्राम में बैठ के कर रहे थे। मैं बड़ा परेशान हुआ था, बिकॉज वी डोंट वांट टू, नोबडी वांट्स टू सी पीएमएल, एक हमारी मेन स्ट्रीम पार्टी है, द वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टी, और उसने माजी में कितनी मरतबा पाकिस्तान में हुकूमत की है, दे डन अ गुड जॉब, इसमें कोई शक नहीं है कि हम कहें कि जी वो बिल्कुल नालायक था। नो, ऐसी कोई बात नहीं, बड़े अच्छे काम हुआ पीएमएल के दौर में। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ वकास भाई, एक जुमला आप जेहन में रखा करें हमेशा, अंग्रेज जो है ना, ऐसी नहीं उसको अंग्रेज कहते, वो अंग्रेज कहता है मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। मेरे ख्वाब क्या हो सकते हैं, मेरी आपकी ख्वाहिशात क्या हो सकती हैं, तो ये सिर्फ अल्लाह जानता है कि कल सुबह क्या होना है। दूसरी बात यह है कि मुशाहिद साहब ने और आज उनके दूसरे लीडर, सीनियर लीडर ने भी ये 2 बातें कही हैं, उसको जेहन में रखें। उन्होंने कहा कि जी देयर विल बी अ हाइब्रिड प्लस सिस्टम आफ्टर 8 फरवरी, अ हाइब्रिड प्लस सिस्टम। और उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब जैसे माइंडसेट के जो लोग हैं, जो हमेशा अख्तियार अपने हाथ में चाहते हैं, मैं बड़ी सीरियसली बात कर रहा हूँ, और कि वो बड़े अख्तियारात पे, वो इज वेरी स्टिंजी और उनके खास माइंडसेट है, तो वो इस लिमिटेड स्पेस में शायद वो आगे उनके लिए प्रॉब्लम हो जाए। तो लिहाजा ये खदशात का इजहार किया जा रहा है, और जिस तरह फिर उन्होंने कहा कि जी आप प्रेसिडेंसी की तरफ मैं जरा बिलावल का भी एक बयान है सर, मैं तीनों से आपसे पूछना जी, फरमाइए फरमाइए। आप ये नहीं कह सकते कि कहीं पे कोई हतमी फॉर्मूला है या कोई हतमी फैसले हो चुके हैं, नहीं, ये तमाम परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये ऐसी चीजें आती रहेंगी टिल द लास्ट डे। जब 8 फरवरी के इलेक्शन भी हो जाएगा तो फिर पता लगे, हो सकता है पीएमएल और पीपल्स पार्टी दोबारा कोalition गवर्नमेंट बन जाए अलॉन्ग विद, लेकिन लग नहीं रहा जो बिलावल कह रहे हैं। आरिफ चौधरी, बिलावल कह रहे हैं कि जो ज़ियाउल हक के मुसल्लत करदा लोग हैं वो पंजाब पर मुसल्लत हो चुके हैं, हम इनके घर में घुसकर इनको मारेंगे। सर, उन्होंने घर में घुसने दिया है बिलावल को अभी तक? पहले दरवाजा तो खटखटा लें। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि अभी तक तो घर में घुसने नहीं दिया उन्होंने, और उसकी वजह यह है कि जिसने घर में घुसना है वो पीटीआई है। यानी अगर ये बाकी जितने फार्मूले जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये फार्मूले शायद कारगर ना हो सके, उसकी वजह यह है कि अभी तक हम आवाम की नब्ज को देखने में और महसूस करने में काफ़ी कोताही कर रहे हैं, और इसमें हमारी अपनी अपनी पसंद और नापसंद जो है शामिल है।
मेरे नजदीक तो कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए, उसके नतीजे में जनाब ये आप भी लोग राजी हो जाए, जो जनाब एहतसाब होना है वो भी होगा, जो भी होना है, लेकिन पाकिस्तान में हम लोग एक कैसे ऐसी राजी हो सूरत जाएंगे? हम तो राजी हैं एक जनाब, ऐसा जमहूरियत रहे बस। क्रेडिट नहीं, वही जमहूरियत है ना जिसकी बात हो रही है कि इस तरह की अरेंजमेंट चल रही है। उसकी वजह यह कि जो अरेंजमेंट्स चलती हैं अवाम से हट के और अवाम के वोट से हट के, वो अरेंजमेंट्स जो है वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं हो सकती। पाकिस्तान के मफाद में वही अरेंजमेंट है कि पाकिस्तान के अंदर फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन हिस्सा ले और अच्छा, हर एक आपने को ना एक वर्ड यूज किया था दिया कि जाए। घर में तो पीटीआई घुसी हुई है। मेरे ख्याल से तो उनको तो घर दमाद बनवाया गया था 2018 के अंदर, वो अच्छे दमाद भी साबित ना हुए। मैं अर्ज करता हूं अगर 2018 तक रहेंगे ना, मेरी बात सुने, 2018 तक रहेंगे तो बात आगे नहीं चलेगी। उसकी वजह यह घर दामाद थे या घर से निकाल दिए गए। अब जो सूरत हाल बनी, अगर ना निकाला जाता तो यकीन माने घर दामाद क्या वो नजर भी नहीं आने थे, इस तरह की सूरत हाल उनकी होती। लेकिन अब जो मार मार के जो सिचुएशन हुब्बल वतनी की पैदा की जा रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसका एक जुमला मैं आज जो सुन रहा था मेरे लिए बड़ा परेशान कौन था, हम सब दोस्तों से मैं शेयर करना चाहता हूं। जब यानी इजरायली प्राइम मिनिस्टर और नरेंद्र मोदी इकट्ठे थे तो वहां जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कहा, उसने कहा कि पाकिस्तान जो है उससे इमरान फारिग हो चुका है और सिर्फ एक अब मसला जो रह गया है वो न्यूक्लियर उनके यार क्या कर रहे हैं। तो आप देखें कि हमारा दुश्मन किस अंदाज में सोच रहा है और हम किस इमरान खान सोच रहे हैं, कहां पे खड़ा कर दिया इजराइल। चले, आपकी बात मानी जा सकती मेरे नजदीक है कि पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर जो पीपल्स पार्टी है उसने कोई ऐसी इन रोड्स नहीं बनाई और कोई ऐसा पीपल्स पार्टी पंजाब में घुसकर मारने वाली पोजीशन में है, वोट बैंक रखती है, सॉलिड वोट बैंक है। और अगर उसके ऊपर ज़र्बेकारी किसी ने लगाई है तो वो पीटीआई, अगर मुकाबला होगा नून वहां पंजाब के अंदर तो वो पीटीआई और नून का होगा। आप मुझे बताइएगा पार्टी जो है वो कोशिश उन्हें करनी चाहिए, इसलिए कि किसी भी पोलिटिकल पार्टी को अपने आप को वफाकी पार्टी जाहिर करने के लिए जरूरी है कि वो एक सूबे में ना रहे बल्कि दूसरी जगह पे जाके करे। लेकिन आप बताइएगा, पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है, घर में घुसकर मारे। आरिफ साहब एक मिनट हाथ में नहीं है आपके बिलावल साहब के कि जिससे वो मुस्लिम लीग की क्यादत आरिफ भाई आवाज नहीं आ रही, वो अपने आप को मुतबादल के तौर पर पंजाब के लोगों के सामने पेश कर आप बताइए। ना वो पंजाब के मिजाज को समझते हैं, ना पंजाब के अंदर उनके उस तरह के मुझे लगता है उनको आवाज नहीं आ रही। साउथ ठीक है, मैं वकास इस तरह समाप्त करूंगी कि घर में किसी ने किसी को भी घुसने की इजाजत नहीं दी है। सिंध में चले जाएं तो पीपल्स पार्टी जो है वो नून नहीं देगी, पंजाब में जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए रूम नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक अप्रिशिएट करने वाली बात है कि उन्होंने कम से कम कोशिश की है। ये एक बड़ा डेयरिंग मूव है। 127 से इलेक्शन लड़ना एक छोटी चीज नहीं है, बड़ी चीज है। और माजी में हमने देखा है भुट्टो साहब ने भी यहाँ से इलेक्शन लाहौर से लड़ा है। पंजाब में आए बेनजीर भुट्टो साहिबा आई, तो इलेक्शन लड़ना चाहिए। ये कोई सिंध अलग मुल्क, पंजाब अलग मुल्क, केपी अलग मुल्क, बलोचिस्तान अलग मुल्क नहीं है, पाकिस्तान है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया फरवा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, ब्रिगेड साहब आपका भी, आरिफ साहब आपका भी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत, अल्लाह हाफिज।